वर्कशीट थर्ड है ना, वर्कशीट थर्ड है। ये लिख रहा है ऊपर, लिख रहा है ऊपर, ये लिखा हुआ है ना ऊपर, देखो ये लिखा हुआ है ना, यूनिट थर्ड वर्कशीट थर्ड लिखा हुआ है ऊपर में टॉप पे। अब कहता है द ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल भी जीरो करने की बात कह रहा है, ई सेल को भी बाद में कह रहा है कि जीरो कर देना, और उस समय ये कहता है कि क्या निकाल देना, डेल्टा एस नॉट निकाल देना। ठीक है, तो तरीका क्या है, हमने सेल लिखा, सेल के बाद हमने सेल रिएक्शन लिखा, है ना। सेल रिएक्शन लिखने का तरीका वही है कि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेना, ये एनोड और कैथोड लिखना आ जाएगा, है ना, एनोड और कैथोड लिखना आ जाएगा ना तरीके से। एक मिनट रुकना यार, एक मिनट रुको, आप लोग दोबारा आना है ना, एक बार रुको, मैं साइन आउट करके आता हूँ दोबारा से। इसमें कुछ जेपी बैच के बच्चे भी हैं क्या इसमें? तो केजे सर वाली आईडी, ये तो मेरे पास आईडी थी। जेपी बैच वाले तो, ये तो मेरे पास आईडी है ये वाली तो। नहीं, एक मिनट रुको, मैं अब एक काम करता हूँ, बट केजे सर का आईडी तो यार मेरे पास है भाई। टाइम टेबल में तो मेरा लगा हुआ है, टाइम टेबल में तो क्लास मेरा लगा हुआ है। टाइम टेबल में आरबीसी बैच का क्लास लगा हुआ है सर। आरबीसी और रिवीजन ओवरलैप हो गई आज? अच्छा, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि मुझे बोला था कि वेनसडे को क्लास होगी मेरी, और मेरे को दे दी, मतलब मुझे अभी बताया आधे घंटे पहले कि आपकी क्लास है, पता नहीं। किसका क्लास कैंसिल हुआ? रोहित सर का पोस्टपोन हो गई? अच्छा, तो बस ठीक है, चलो डन। चलो फिर मुझे काम करने दो, है ना, अब हो रहा है थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। चलो आरबीसी बैच से क्लास करते हैं फटाफट, इसमें कोई समस्या नहीं आएगा ना, सेल रिएक्शन सब लोग लिख लोगे मेरे हिसाब से, है ना, इसमें कोई समस्या आपको आएगा नहीं, ठीक है, ये वाला सेल आप लिख लोगे, है ना, ओके। तो इन्होंने क्या किया, फिर नट्स इक्वेशन लगा लिया, ओके, नट्स इक्वेशन लगा, आपने यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दो, नट्स इक्वेशन लगा लिया। अब नट्स इक्वेशन लगाने के बाद, है ना, नट्स इक्वेशन लगाने के बाद इन्होंने क्या किया है, ई सेल को जीरो कर दिया, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था, ई सेल को जीरो कर दिया। ई सेल जीरो करने के बाद इन्होंने ई नॉट निकाल लिया, समझे, ये कंसंट्रेशन दे रखी है, बहुत आसान है, ये कंसंट्रेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये देखो 1 मोलर दे रखी है, ये 2 मोलर दे रखी है, सिंपल सिंपल कंसंट्रेशन है, पुट कर लेना आ जाएगा, है ना। इस ई नॉट की वैल्यू से क्या किया, डेल्टा जी नॉट निकाला, माइनस एन एफ ई नॉट की तरह, ऐसे निकाला, है ना। और एन का वैल्यू कितना होगा, जो कैंसिल हुआ था, कैंसिल कितने हुए थे, कैंसिल 2n के बराबर कैंसिल हुआ था इलेक्ट्रॉन, है ना, 2n के बराबर इलेक्ट्रॉन जो था वो कैंसिल हुआ था, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे डेल्टा जी नॉट में इस जगह पे 2n पुट किया हुआ है, समझे, और ई नॉट को पुट कर दिया है, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस RT-ln4 आ गई। क्लियर हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है। अब वही है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, ये पता ही है आपको, समझे। अब वो कह रहा है, उसने पहले बोल दिया था कि भाई देखो डेल्टा एच नॉट कितना है, 2 डेल्टा जी नॉट के बराबर, ये पहले लिखा था, वो वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो डेल्टा एच नॉट की जगह पे, तो 2 डेल्टा ये बन जाएगा, यहाँ से आपका टी डेल्टा एच नॉट जो निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, है ना, वो निकल के आने वाला है आपका ये डेल्टा जी नॉट अपॉन टी बन के आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना। तो क्वेश्चन 8 और 9 का स्क्रीनशॉट मैं आपको सबका स्क्रीनशॉट दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 8 और 9 का स्क्रीनशॉट ले लो, आप लेना है तो, ये 9 का स्क्रीनशॉट ले लो,
ये 9th आ गया। डेल्टा जी नॉट के फॉर्मूले में 2 क्यों नहीं आया, कहाँ पे है? एक मिनट रुको। अभी स्क्रीनशॉट आप लास्ट में लेना, पहले अपन डिस्कस कर ले, है ना। स्क्रीनशॉट के लिए मैं लास्ट में करा दूंगा, है ना। और मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको ऐप पे डाल सकता हूँ अपने, और ऐप पे मैं डाल दूंगा तो आप ऐप पे देख सकते हो, क्योंकि उसके लिए मना किया है, शेयर करने के लिए मना किया है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकता आपको, लेकिन मैं ऐप पे डाल दूंगा। ऐप पे क्या होगा कि कोई और नहीं देख पाता है, ऐप पे केवल आप अपने बच्चे देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं कर दूंगा ऐसा, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर लेना, इसको ऐसे कर, हाँ इसको बंद करो खिड़की, तो थोड़ा कूलर की हवा आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे बात कर रहे हो क्या इसमें? एक मिनट रुको, बंद मत करो उसको, कूलर बंद मत करो, ऑन करो। इस तरीके से है। मैं भी सब बताता हूँ आप लोगों को। मैंने आज आपके काफी व्हाट्सएप देखे हैं, है ना, काफी मतलब क्रांतिकारी व्हाट्सएप चल रहे थे, देख रहा था मैं, है ना। तो मैं करवाता हूँ, जो हेल्प कर सकता हूँ आपकी कर दूंगा, ठीक है, परेशान मत हो, है ना। करता हूँ अभी, है ना, कराते हैं आपको, है ना, जो कर देंगे ना, ठीक है, जल्दी कर देंगे काम आपका। तो पहले आप वो कर लो, है ना, पहले आप ये कर लो, है ना, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 हो जाएगा। 11 करो, 11 में कोई डाउट हो तो बताओ आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 में कोई डाउट है? डाउट है? डाउट में कौन से में प्रॉब्लम आ रहा है आपको? कैल्शियम नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट है, कौन सा है, किस में डाउट आ रहा है? किस में डाउट आ रहा है? कह रहा है कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, aqueous solution of how many of the following can give you 2 or more gases evolved during the electrolysis at room temperature using platinum electrode. So this is the electrolysis at inert electrode, है ना। This is the electrolysis at inert electrode. inert electrode का electrolysis है ना, inert electrode का electrolysis है। तो यार ये जो शशिकांत, जो आप CH3COO का पूछ रहे हो, आई एम आयरन मैन, तो तुमको ये कोलबे सिंथेसिस नहीं पढ़ा तुमने उसमें, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एल्केन बनाने वाला, वही तो है ये कोलबे सिंथेसिस, है ना। एल्केन बनाने वाला कोलबे सिंथेसिस तो है, मैंने अभी पढ़ाया भी था, एक मिनट रुको, मैं हो सकता मेरे पास हो, ठीक है। कोलबे सिंथेसिस ही तो है ये, मैंने कहीं पढ़ाया है अभी, अभी तो एल्केन पढ़ाया था मैंने एक बैच में। ये है ना, ये कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, यही तो है, देख लो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लो इसको ना, ये कर लेना, और ये पूरा आपको पता होगा, मुझे मालूम है आपको पता होना चाहिए, जैसे याद दिला दिया। नहीं पता हो तो फिर ये पूरा, है ना, ये कर लेना, ठीक है। पूछ लेना, मैं वर्कशीट दे दूंगा, ये मेरा अपना पर्सनल वर्कशीट है मेरी क्लास का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाँ, सोनू गुप्ता, H2SO4 वाले में H2S28 बनेगा नहीं, अगर कंसंट्रेटेड है तो ही बनेगा, लिख लो वहां पे, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 होगा तो H2S28 बनेगा, है ना, अदरवाइज नहीं बनेगा, डायल्यूट कंडीशन में नहीं बनेगा। डायल्यूट कंडीशन में कैथोड पर H+ आयन का रिडक्शन होगा, समझे, H2 बनेगा, और वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, कहां पर, इसमें ये वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा इस तरीके से एनोड पर, सोनू, है ना, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा तो H2S28 बनता है, और ये तुमको देखना चाहिए, अभी रिसेंटली पूछा भी गया था, और मेरे ख्याल से जेईई मेन में भी पूछा गया, आईआईटी में भी पूछा गया। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन जो है ना, H2O2 का फॉर्मेशन है, वो देखना, H2O2 का फॉर्मेशन जो होता है वो इसी मेथड से कराया जाता है, H2S28 बना के, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 बना के, पहले पारडाई सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, और उसकी हाइड्रोलिसिस से H2O2 बनाते हैं। ये प्रिपरेशन भी है H2O2 का,
ये पी ब्लॉक में भी आपको मिलेगा, और रेजोनेंस की सीट में आई थिंक पी ब्लॉक में दिया हुआ है ये चीज, मुझे पता है ना, मैंने देखा हुआ है, तो उनकी थ्योरी में ये पी ब्लॉक में होगा। ओके, या फिर अपन आज क्लास के लास्ट में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कोई डाउट बचा आपका? क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है। 12 में कौन से ऑप्शन में डाउट आ रहा है आपको? 12 में कौन से में डाउट आ रहा है, मुझे लिख के बताओ। पहला ये सीओ वाला आ रहा है, सही आ रहा है समझ में? किस में डाउट आ रहा है, क्या कह रहा है ये? डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्क्वायर प्लेट कॉम्प्लेक्स विच शोज अ डिक्रीज इन वेट व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक बैलेंस समझते हैं आप लोग? मैग्नेटिक बैलेंस समझते हैं? मैग्नेटिक बैलेंस क्या होता है? मैग्नेटिक बैलेंस कुछ लोगों को नहीं पता है, एक मिनट रुको, कुछ लोगों को नहीं पता है, कुछ को पता भी है ना। मैग्नेटिक बैलेंस जो होता है वो हमारा एक लैब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को अगर हमें पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक पता करना है किसी भी सब्सटेंस को, तो हम उसे लैब के अंदर कैसे पता करते हैं? एक तो थ्योरी हमको पता होती है, थ्योरी में तो हमको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक है, नहीं है तो डायमैग्नेटिक है, ऐसे करके हम पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पता कर ले जाते हैं। लेकिन जो लैब में कैसे पता करते हैं, लैब में एक मैग्नेटिक बैलेंस होता है। मान लो अपन ने 20 ग्राम एक सब्सटेंस था, उसको इस में रख लिया है ना, इस प्लास्टिक के बैग में रख लिया है ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल करके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। और ये मान लो 20 ग्राम का यहाँ पे वेट हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 20 ग्राम का एक वेट यहाँ पे रख दिया है ना, तो दोनों तरफ बराबर वेट है। यहाँ पे 20 ग्राम क्या है, सब्सटेंस है, इस तरफ 20 ग्राम का क्या है, वेट है ना, दोनों इक्वल बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इस पैकेट के अंदर या इस बैग के अंदर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, समझे, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड करता है, तो ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। अब बैलेंस करने के लिए तुम क्या करोगे, यहां से वेट कम करोगे, यहां से वेट कम करोगे, जब वेट कम करोगे ना तो जाके बैलेंसिंग होगी। तो ये अपनी कॉपी में लिख लो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस शोज डिक्रीज इन वेट व्हेन प्लेस्ड ऑन द मैग्नेटिक बैलेंस। ये आप पहले स्टेटमेंट कंप्लीट करो, है ना, ये स्टेटमेंट पहले आप कंप्लीट करो कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस शोज डिक्रीज इन वेट व्हेन प्लेस्ड ऑन मैग्नेटिक बैलेंस। और अगर ये भाई कैसा होता, अगर ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता तो अट्रैक्ट होता, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट होता, नीचे जाता और खींचते नीचे की तरफ, अट्रैक्ट कराते इसको ऐसे करके, तो मैं ये ऊपर जाता फिर यूं करके। तो हमें यहाँ पे वेट क्या कराना पड़ता, यहाँ पे हमें वेट बढ़ाना पड़ता, हम वेट यहाँ पे क्या करते, इंक्रीज करते हैं। तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं दे विल शो इंक्रीज इन वेट इन द मैग्नेटिक बैलेंस। पहले आप ये वाली बात लिख लो, और भी बातें लिखनी है तो आप लिख लो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तब एक्सटर्नल वाला उनका खुद का क्रिएट नहीं होता है, एक्सटर्नल वाला लगाओगे तो तुमको पता चलेगा कि रिपेल, अगर आपने नहीं लगाया तो नहीं पता चलेगा। अगर आप बाहर से लगाओगे तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अट्रैक्ट होते हैं और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रिपेल्ड होते हैं। याद करने का तरीका, डी से दूर जाते हैं, डी से डायमैग्नेटिक, पी से पास आते हैं, पी से पैरामैग्नेटिक, ऐसे भी करके कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, इस तरीके से रहने वाला है। तो पी से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पी से पास आते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, डी से डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डी से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और उसी के हिसाब से क्या होगा, ये मैग्नेटिक बैलेंस जो है ना हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन लेना है, हमें लेना है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लेना है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस तो PtCl4 हो जाएगा, सही तो लिखा है, विल्किंसन कैटलिस्ट हो जाएगा। विल्किंसन कैटलिस्ट जानते हैं ना, RH वाला जो था, ये सिस हाइड्रोजनेशन जो करता है ना, ठीक है। और उसके बाद सिस प्लेटिन क्या है, सिस प्लेटिन तुम्हारा ये था कौन सा, ये वाला PtCl2NH3, ये वाला होता है सिस प्लेटिन। तो Pt2+ में आएगा, तो Pt2+ में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5D8 हो जाएगा। 5D8 कन्फिग्रेशन क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। विल्किंसन कैटलिस्ट जो था बेसिकली वो ये वाला था ना, विल्किंसन कैटलिस्ट ये वाला इसी में था ना, या नीचे तो था यार, कहाँ गया, कहीं लिखा तो था विल्किंसन कैटलिस्ट, कहाँ लिखा, इसी में था, इसी वर्कशीट में ही था, इसी वर्कशीट में ये लिखा,
ये लिखा हुआ है, नहीं ये नहीं है, PPS3 था, नहीं ये नहीं है, हाँ ये वाला RHP ये था, ठीक है बिल्कुल यही है विल्किंसन कैट। अच्छा मुझे लगा, मुझे इससे डाउट हो गया, मुझे लगा शायद ये लिखा था RH वाला, मुझे इसलिए मुझे लगा था ऐसा कि यहाँ इसमें दे रखा था वर्कशीट में। सो विल्किंसन कैटलिस्ट होमोजीनियस कैटलिस्ट है ना, और ये जो है ना सिस हाइड्रोजनेशन करने के काम आता है, आपने एल्कीन में पढ़ा होगा है ना, विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा एल्कीन के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका RH और PPS3 एक रिएजेंट होता है, उसका होल थ्राइस होता है, ये Cl होता है ना। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 4 होती है, और बाद में जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स बना लेता है ना, और वो जाके फिर साइक्लिक ट्रांसस्टेट करके वो सब बनाता है, सब मालूम होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जो RH होगा वो +1 स्टेट में आता है ना, RH जो आता है, रोडियम जो आता है वो +1 स्टेट में आता है। RH में क्या रहता है, RH में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आता है वो क्या आता है, कोबाल्ट के नीचे होता है ये है ना, कोबाल्ट के नीचे होता है। तो कोबाल्ट के जब नीचे होगा तो कोबाल्ट 3d7 4s2 होता है, ये होगा 4d7 होना चाहिए तो 4d8 हो जाता है भाई ये, और 5s1 हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक्सेप्शन है। तो जब आप इसको RH को +1 बनाओगे तो ये 4d8 हो जाएगा। आपको ये बताया गया होगा कि चाहे वो 4d8 और 5d8 कन्फिग्रेशन जो होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमेशा DsP2 होते हैं। 4d8 और 5d8 कन्फिग्रेशन हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या बनाते हैं, बोलो क्या बनाते हैं, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, इसलिए DsP2 आएगा, स्क्वायर पेंड आएगा, ठीक है। अब कौन पूछ रहा था, NiCO होल 4 का पूछ रहा था। NiCO होल 4 कैसे होगा, जगह कहाँ बची, यहाँ बची है थोड़ी सी जगह, यहाँ ले लेते हैं। NiCO होल 4 में क्या होगा, NiCO होल 4 जब आप लोगे तो क्या हो जाएगा, NiCO होल 4 में यहाँ 0 होता है, तो निकेल का क्या होगा, निकेल का 3d8 हो जाएगा और 4s2 होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन आप D में शिफ्ट करोगे, क्यों शिफ्ट करते हो D में 2 इलेक्ट्रॉन, आपको कहा जाता है कि D में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दो और उसके बाद 3d10 बना दो sp3 करने के लिए। हाँ इसीलिए मैंने पूछा था, ये 4p0 हो जाएगा, CO स्ट्रॉन्ग है इसलिए, so diamagnetic, so it must be the answer, yeah it must be the answer। NiCO होल 4 जो है ना, सॉरी अच्छा ये आंसर में नहीं है क्या, हाँ यार ये आंसर में नहीं है, सही कह रहा है तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन नहीं, आंसर में यार इसलिए नहीं है, कौन बोला था, आदित्य बोला, कौन बोला, आदित्य, ये यार sp3 हाइब्रिडाइज है बेटा, इसलिए आंसर में नहीं है, 2 कंडीशन सेटिस्फाई करानी है आदित्य, ये स्क्वायर पेड़ चाहिए अपने को, इसलिए नहीं आया आंसर में, ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करानी है आदित्य, बात समझ में आ गई, इसलिए नहीं लिया है ना। डायमैक्टिक तो है लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। अब तुम लोग अपनी नॉलेज को थोड़ा करेक्ट कर लो, ये वाली, ये जो 3d8 से 3d10 बना है ना, ये आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए नहीं बना है, ये इसलिए आया है कि जो CO होता है, CO जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो होता है लेकिन वीक डोनर होता है, वीक डोनर है, मतलब ये वीक लुईस बेस है, वीक लुईस बेस होता है। तो ये क्या करता है, ये कहता है कि हम मेटल को इलेक्ट्रॉन तभी डोनेट करेंगे जब मेटल मुझे बैक बॉन्डिंग करेगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग आपको पढ़ाया गया होगा सभी लोगों को, सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ाया गया, बैक बॉन्डिंग पढ़ाया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ पढ़ाया गया था, हाँ। तो वही करना है इसको CO को, तभी CO जुड़ता है बैक बॉन्डिंग के साथ। तो बैक बॉन्डिंग करने के लिए क्या होता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन रिच बनाया जाता है, और बैक बॉन्डिंग s ऑर्बिटल से होगी या d ऑर्बिटल से होगी, D से होगी। तो आपको D को इलेक्ट्रॉन रिच बनाओगे या नहीं बनाओगे यार, बोलो D को, जब आप D से बैक डोनेशन करना चाहते, D को इलेक्ट्रॉन रिच बनाओगे ना, इसीलिए S का इलेक्ट्रॉन D में शिफ्ट किया जाता है, इसीलिए S का इलेक्ट्रॉन D में शिफ्ट किया जाता है, समझे। आपने जो आंसर दिया था, किसी ने कहा था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करते हैं, शिफ्टिंग नहीं करते हैं, समझे। इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है ना, वो शिफ्टिंग तो बहुत पीछे थे ना, शिफ्ट करेंगे, आगे शिफ्ट करते हैं, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। और ये जो 0 ऑक्सीडेशन नंबर आई, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या फिजिकल मीनिंग है, जो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, उसका मैथमेटिकल मतलब तो समझ में आ जाता है सबको,
कि CO पे चार्ज कितना, 0, तो सर निकल पे भी चार्ज 0 है ना। तो इसका जो फिजिकल मतलब है वो ये है, जो मेटल कार्बोनिल में किया जाता है, ठीक है, जो मेटल कार्बोनिल में किया जाता है, मेटल कार्बोनिल में जो किया जाएगा उसके केस में क्या रहता है, ये रहेगा, जीरो का मतलब मैं समझाता हूं। जितने भी मेटल कार्बोनिल आप लोग पढ़ते हो, क्योंकि यहाँ पे चर्चा चल गई तो क्यों ना पूरी बात कर ली जाए। FeCO होल 5 है या जीरो आता है, CrCO होल 6 है ना, CrCO होल 6 है, इन सब में जीरो आता है। तो जीरो का क्या मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग क्या है ना, वो ये है कि जो मतलब जीरो का मतलब है कि इसने, कार्बन मोनोऑक्साइड ने, लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने से रोक लिया है। अगर मेटल प्लस स्टेट में जाएगा ना, +1 +2 +3 में, तो वो खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, वो CO को बैक डोनेशन नहीं करेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये चाहता नहीं है कि मेटल मुझे बैक डोनेशन ना करे, इसलिए मेटल को जीरो ऑक्सीडेशन में रखता है। इवन पता है कुछ ऐसे कंपाउंड भी पाए जाते हैं जहां ये मेटल को -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ले जाता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ये कंपाउंड भी आपने पढ़ा होगा, वेनेडियम -1 में जाता होगा। ये मेटल कार्बोनिल में ही होता है, ये मेटल कार्बोनिल में ही होता है। बाकी आपको और जहां पे बैक बॉन्डिंग वगैरह चाहिए होती है ना, वहीं पे मेटल माइनस में जाता है, वरना मेटल माइनस में नहीं जाता, मेटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ही जाना चाहता है। ओके, तो ये रीजन है एक्चुअली बैक बॉन्डिंग वगैरह का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये बैक बॉन्डिंग वाला सेक्शन जो है ना, बहुत अच्छे से डील किया है मैंने। पढ़ाता हूँ इन सब चीजों को, बहुत अच्छे से बताता हूँ, है ना, इस वाले पार्ट को। अगर किसी को और भी कुछ डाउट आउट हो तो मेरे से लेक्चर लेना, पढ़ है ना, देख लेना भाई। देखने आपको ही पढ़ेंगे, लेक्चर मैं दे सकता हूँ, पढ़ा ज्यादा नहीं सकता, क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत कम फुर्सत बचती है ना दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट, है ना। ओके बच्चों, तो ये कंप्लीट हमने कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से ओके, तो ये हम लोग आगे बढ़ गए। अब हम लोग आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे। मुझे लगता है कैलकुलेशन थी क्वेश्चन नंबर 30। होगा, देख लो आप लोगों को, ऑडियो आ गया है ना, ठीक है, डन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा क्या, देख लो आप लोग, 13 नंबर हो जाएगा। डाउट है, क्या करता है आदित्य यार, है ना। ये नोट कर लिया क्या आप लोगों ने, ये नोट कर लिया है ना, क्वेश्चन नंबर 13। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 13 को दूसरे में कर लेते हैं। और भी है ना अपने पास, इसकी कॉपी ये है, यहाँ कर लेते हैं डिस्कस, थोड़ा साफ सुथरा मिल जाएगा जगह। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा, यहाँ पे देखो, वेपर प्रेशर ऑफ एन इक्विमोलर, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन। चलो बेंजीन टोलिन का इक्विमोलर मिक्सचर ले लो। चलो, तो मोल फ्रैक्शन कितने, 0.5 ये तो ठीक है। गिवन द टेम्परेचर वाज फाउंड एट ए गिवन टेम्परेचर, ये तो ये पीएस दिया हुआ है भाई, तो पीएस से इन्होंने फॉर्मूला लगा रखा है। ये क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत है आदित्य? पहले नंबर क्वेश्चन में पहली क्वेश्चन बन जाएगा ना, है ना, पहला क्वेश्चन तो बन जाएगा ना, ये वाला 80 इक्वल टू, है ना, ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कहता है, इफ द वेपर अबव लिक्विड फेज इज कंडेंस इन अ वीकर वेप, ठीक है चलो, वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंडेंसेट एट द सेम टेम्परेचर फाउंड टू बी 100। ओके, होगा क्या बेसिकली, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये था यहाँ पे बेंजीन मिलाया गया था और यहाँ पे टोलिन मिलाया गया था, समझे। तो यहाँ पे XB कितना था 0.5 और यहाँ पे XT कितना था 0.5। इसको फिर बॉयल किया गया कितने पर, कितने टेम्परेचर नहीं दिया, टेम्परेचर नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई टेम्परेचर पे बॉयल किया गया होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉयल किया जाता है। तो यहाँ पे बी का, बेंजीन का भी वेपर बनेगा और टोलिन का भी वेपर बनेगा। तो ये क्या होगा, ये YB बनेगा और ये YT बनेगा। तुमको YB और YT कैलकुलेट करने हैं, है ना। और YB YT कैसे कैलकुलेट होंगे, उनके फॉर्मूले तो आपको पता ही होंगे। तो YB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, XB इंटू PB0 अपॉन PS, ये हो जाएगा। PS कितना था 80, XB कितना था 0.5 इंटू PB0, PS कितना था 80।
ठीक है, तो ये इन्होंने बनाया है, वाई बी सही बनाया है, ऐसे ही आप वाई टी निकाल लेना। तो वाई बी और वाई टी जब आ जाएगा तो ये जो वेपर बनी है ना ये वाली, इसको पता क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं डिस्टिलेट। क्या नाम देते हैं? डिस्टिलेट नाम देते हैं। इसको आपको कलेक्ट करना है, पेन चेंज कर रहा हूं मैं, है ना, इसको कलेक्ट करना है, इस वाले वेपर को कलेक्ट करना है, उठाना है इसको। ये कह रहा है ना, पढ़ो यहाँ से, इफ द वेपर अबव द लिक्विड फेज इज कंडेंस इन अ बीकर, ये वाली लाइन है जहाँ, ये जो लाइन है नीली से पेन से करी है यहाँ तक, है ना, ये वाली लाइन को पढ़ो। इसको उठा के क्या किया, इसको उठा के एक जगह कंडेंस कर दिया दूसरे बीकर में, समझे, यहाँ जाके दूसरे बीकर में जाके यहाँ पे कंडेंस कर दिया तो लिक्विड फेज में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो बेंजीन का अब एक्स बी डैश होगा ना वो वाई बी के बराबर होगा, समझे, और जो एक्स टी डैश होगा, जो एक्स टी डैश होगा वो वाई टी के बराबर होगा। ठीक है, अब दोबारा से कह रहा है कि अब ये फिर से क्या होगा, वेपर में जाएंगे। यहाँ पे जब ये फिर से वेपर में जाएंगे, अब की बार पीएस कितना बता रहा है पता है? पीएस डैश जो बता रहा है वो 100 बता रहा है, समझा। तो जो पीएस डैश आएगा ना आदित्य, वो क्या आएगा, वो आएगा एक्स बी डैश इंटू पी बी नॉट प्लस एक्स टी डैश इंटू पी बी नॉट, ये आएगा। तो ये इक्वेशन रख देना। ठीक है, अननोन तुम्हारे पास केवल हर बार कौन सा आ रहा है, पी बी नॉट और पी टी नॉट ही आ रहा है, सॉरी यहाँ पी टी नॉट आएगा। तो दो इक्वेशन तो बना ली ना आपने, ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, है ना। दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर लो, मैथमेटिक्स ही लगनी है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, और कुछ नहीं, लॉजिक कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स लगेगा। ये लॉजिक तो मैंने पूरा बता दिया आपको। ठीक है, ये आदित्य हो जाएगा अब, ये है ना, कर पाओगे, समझ में आ गया नहीं आ गया, है ना, हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आपको देख लो, कोई दिक्कत नहीं, कर पाना, पेशेंसली करना, हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, 14 हो गया, 14 सबने कर लिया, डाउट है 14 नंबर में? बेसिकली एक तो ये देख लो, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या पूछा है आपसे, वाई ए माइनस एक्स ए इज मिनिमम टू बी ए, है ना, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन एट दिस पॉइंट, है ना, इज बी। तो इसको वैल्यू निकालना है, वेपर प्रेशर का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इन्होंने वाई ए कैसे लिखोगे, वाई ए वाला फॉर्मूला तो मालूम ही ना आपको, वाई ए वाला फॉर्मूला कैसे लिखोगे, एक्स ए इंटू पी ए नॉट अपॉन एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट, ऐसे लिखोगे, है ना, यही लिखोगे। ओके, ये वाला लिखने वाले हो। और एक्स ए तो आपको पता ही है, तो इन्होंने क्या किया है, इस जगह पे वाई ए की जगह पे क्या किया है, ये पुट कर दिया, देखो डेटा, और माइनस एक्स ए लिखा है, और बाकायदा पी ए नॉट और पी बी नॉट का डेटा करके इसको सॉल्व कर लिया है। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन बन गया वाई ए माइनस एक्स ए का, समझे, ये वाला एक्सप्रेशन बन गया, ये वाला। इसको मैक्सिमाइज किया है, समझे, इसको मैक्सिमाइज किया है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं अपन, डी वाई ओवर डी एक्स क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं ना, इस तरीके से। वैसे ही अपने को, हाँ, मैक्स मतलब मिनिमाइज किया, सॉरी मिनिमाइज किया है, मैक्स वो एक ही बात है, चाहे वो मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज करे, आंसर उसी से आएगा। इसको मिनिमाइज कर लेना, है ना, ये मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मिनिमाइज किया है, सॉरी। ठीक है, तो इसको क्या किया है इसने, मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो कर दिया है। तो एक्सए को आप निकाल दिया, तो एक्सए की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी, है ना। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। इसका एक रिजल्ट भी होता है, मैं आपको डायरेक्ट याद भी करा देता हूँ उसको। अभी मैंने एक सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पेपर भी बनाया था कुछ दिन पहले, तो उसमें मैंने क्वेश्चन दिया था। तो वो यहाँ पे पी ए नॉट और पी बी नॉट का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो ठीक है, वैल्यू दे रखा है, लेकिन अगर हम अननोन लेके सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट डिवाइडेड बाई पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, ये निकल के आता है अगर हम अननोन लेके सॉल्व करें तो। सीट के पीछे दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, वहां देख लो, है ना, वहां से देख लो, अगर सीट में दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है ना। सीट में अगर अवेलेबल है तो वहां से आप चेक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, सीट से कर लीजिए, है ना, सीट से कर लो, वहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जिनके पास नहीं है। एक मिनट रुक जाओ यार, तो मुझे एक मिनट दे दो, मुझे बस अभी मैं करता हूँ, है ना, रुक जाओ, एक मिनट दे दो मुझे।
तो ये जो है ना इसको आप लिख लो, है ना, ये हो जाएगा। मैं इसे रिकॉर्डिंग में भी डाल दिया हूं तो ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा आपके लिए। सीट तो रेजोनेंस का ही सीट होगा ना यार, और किसका सीट होगा आदित्य? रेजोनेंस की सीट में लास्ट में होगा और देर हो सकता है कि दिया हो, है ना। ये तो मैंने कहीं से लिया था, कहीं और का क्वेश्चन है, मैंने अब मुझे कहाँ से उठाया था मुझे पता नहीं। ये तो रफ कॉपी है मेरी, है ना। ये मैंने पेपर बनाया था, ये वाला पेपर बना था, है ना, पेपर पैटर्न जेई में ना, ये मैंने बनाया था अभी पेपर कुछ दिन पहले अपने स्टूडेंट के लिए, प्राइवेट जो मेरे पढ़ते हैं, जिनको मैं पढ़ाता हूँ। यार मैं किसी चीज से एग्री वैग्री नहीं करता हूँ, बस मेरा ये कहना है आर्यन की सभी लोग परेशान हैं, मतलब जीतेगा वही इस टाइम में जिसका माइंड इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। सिचुएशन सबकी खराब है, जो लोग स्प्लिट करेंगे या जो लोग ऐसे करेंगे, ठीक है ना, तो माइंड को इक्विलिब्रियम में रखो, बस वही रहेगा, है ना, और कुछ नहीं होने वाला है, मतलब, है ना। ऐसा नहीं कि किसी को तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी है या बच्चों से किसी को पर्सनल दुश्मनी है ना, तो वो हम लोगों को ऐसा कोई है ना, ठीक है ना। मेरी वाइफ जॉब पे जाती, तुम लोग देखते हो मेरा बच्चा पीछे कभी कभी दिखाई देता होगा आप लोगों को, मैं घर पे रहता हूँ, बुक स्टोर वो जाती है, ठीक है। तो हम लोग मतलब हम लोग अभी अपने बच्चों को देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जो है ना, मतलब रहता ही है, सबके साथ ही प्रॉब्लम है, सभी के साथ है, कोई एक आदमी नहीं है, पूरी दुनिया परेशान है। तो अगर आप जीतना चाहते हो ना इस जंग में, ठीक है, तो ये पक्की बात है कि जीतेगा वही जिसका माइंड इक्विलिब्रियम में होगा। और जिसने वो लिखा था उसमें कि वास्तव में यस इट इज करेक्ट, वास्तव में टीचर्स को 4 to 5 मंथ सैलरी से नहीं मिल रही है ना। अब किसी ने ये लिखा कि वहाँ पे हम जो है ना, हमने तो पे किया है, तो पे किया तो आपने खरीद थोड़ी ना लिया है किसी को यार, हमें तो नहीं मिला है ना, ठीक है, हमें तो वो पैसा आपका नहीं मिला है, बट फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना बेस्ट पॉसिबल जो भी है दे रहे हैं, है ना, जो भी कर सकते हैं आपकी हेल्प वो कर रहे हैं, ओके। तो ये वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कोटा बना रहे, जो ये चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बना रहे। कोटा अगर बर्बाद हो गया, कोटा से लोग चले गए, लोग पढ़ाना ही बंद कर देंगे यार। कोटा का 20% नहीं पढ़ाते हैं कोटा से बाहर, है ना, कोटा का 20 से 30% भी नहीं पढ़ाते हैं। नहीं सीरियसली मैं नहीं ले रहा हूँ उन चीज़ों को, सीरियसली नहीं ले रहा, बट लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट स्पेशली बहुत बहुत प्यार करता हूँ मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वो तकलीफ से गुजरो जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, है ना, हम लोग गुजर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। अगर आप कुछ इससे सीख सकते हो, दूसरों के अनुभव से कुछ सीख सकते हो, तो बहुत ज़रूरी है, सीख जाना चाहिए। खुद के अनुभव से अगर सीखना चाहोगे ना, बहुत तकलीफ से गुजरोगे, है ना, वो तकलीफ ना हो आप लोगों को, इसलिए मैं कह रहा हूँ, है ना। तो इक्विलिब्रियम, बाकी सारा चीज़ें समझ में आ जाता है लोगों को, ये दुनिया बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ हर आदमी सीख जाता है, सबको समझ में आ जाता है, कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। तो आप उसकी चिंता ना करें, आप लोग बढ़िया से पढ़ो, जितना हम कर सकते हैं आपका साथ है, हम लोग साथ दे रहे हैं आपका, है ना, ऐसा नहीं है कि यस इट इज रिकॉर्डेड, विल डिस्कस इन लेटर, है ना। ये कि हाउ टू रिवाइज और ये सब चीजें जो है ना विल डिस्कस, हम लोग एक काम करेंगे, वर्कशीट जिस दिन खत्म होगा अपना, उसके बाद एक क्लास जो है ना प्लान कर लेंगे, एंड विल डिस्कस सम नॉन एकेडमिक्स थिंग्स, अभी क्या कर सकते हैं वो सब चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द अकेडमिक्स, जो कि हमारे ज्यादा काम आएगा पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की आपको चिंता नहीं है, ये जेई में पहले से ही आ चुका है, इस सब्जेक्टिव जेई क्वेश्चन, जेई में आ चुका है, पुराना जेई का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किया था आप लोगों ने, डाउट है आपको, है ना। इसमें क्या बोला गया था, इसमें कहा गया था ए और बी को मिलाया गया है, 300 से 500 दोनों का वो दिया है, वेपर प्रेशर दिया है, मतलब आपके पास ये डेटा जो है ना वो पी ए नॉट का है, और ये डेटा कौन सा पी बी नॉट का है। इन a the vapor pressure of two miscible liquid A and B are this, in a flask 10 mole of A is mixed with the 12 mole of B। चलो, मतलब अपने को A का मोल भी पता है 10 है, और अपने को B का मोल भी पता है 12 है, ये अपने को पता है, ठीक है। और as soon as B is added, B को जब ऐड किया जाता है ना, A स्टार्ट पॉलीमराइजिंग, A जो है ना कम्प्लीटली इनसॉल्वेबल सॉलिड, ये जो टर्म है ना,
ए स्टार्ट पॉलीमराइजिंग, मतलब ए कम होने लगेगा और कहाँ जाएगा, कंप्लीटली इनसॉल्युबल सॉलिड। जो चीज कंप्लीटली इनसॉल्युबल है, सॉलिड फेज में चली जाएगी, वो नीचे बैठ जाएगी, है ना, वो वेपराइज नहीं करेगी एक्चुअली, वो वेपराइज नहीं करेगा। तो वो वाला पार्ट जो है ना, वो वाला पार्ट क्या करेगा, वो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। कहता है द पॉलीमराइजेशन फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आफ्टर 100 मिनट 0.5 to 5 मोल ऑफ एन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व विच अरेस्ट, ये लिखा है ना अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब है रोक देना, द पॉलीमराइजेशन ऑफ कंप्लीटली। तो जैसे जैसे पॉलीमराइजेशन क्या होता है, शुरू होता है, तो पॉलीमराइजेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0.5 to 5 मोल जो है ना, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं, है ना। नॉन वोलेटाइल लिख दिया, इसका मतलब ये भी वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो जाएगा, ये क्या करता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करता है, अरेस्ट करता है रिएक्शन को, मतलब पॉलीमराइजेशन खत्म कर देता है, रोक देता है। अरेस्ट मतलब रोकना, ठीक है। तो द फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन अब जो है ना, वो 400 मिलता है। कहता है कि इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज नियरली x पर मिनट, देन इसकी वैल्यू बताओ, है ना। मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताने के लिए बोला गया था उसमें क्वेश्चन में। तो बहुत सिंपल है, जब 400 आया होगा, समझो मेरी बात, आपको ये नहीं पता है, समझ लो कि जो जब जब ए जो सब्सटेंस था, एक लाइन का सोल्यूशन है, ए सब्सटेंस जो है ना, वो पॉलीमराइज हो रहा है ऐसे करके, इसमें जा रहा है। तो शुरुआत में ये 12 मोल था, नहीं ए के 10 मोल थे, ये 0 था। कुछ समय के बाद, कितना कोई मिनट टाइम दिया है, 100 मिनट दिया है। तो 100 मिनट के बाद, जब 100 मिनट की बात करेंगे, तो 100 मिनट में क्या होगा, 10 माइनस जो x होगा, ये क्या हो जाएगा, ये x बाई एन हो जाएगा ऐसे करके। तो अपने को a पता है और कितना 10 है, अपने को a माइनस एक्स पता है कितना, 10 माइनस एक्स पता है। तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स लगाना, 1/t इक्वल टू ln a अपॉन a माइनस एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगा के 1/t, चाहो तो लॉग में कन्वर्ट कर लो, 2.303 लॉग ऑफ क्या होगा, 10/10 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझे, ठीक है। तो जो 10 माइनस एक्स है, वो कौन से मोल है, बचे हुए या रिएक्टेड मोल है ना, वो बचे हुए मोल है। तो बेसिकली ये ct है, बचा हुआ मोल है। तो जितना वो बचा होगा, तो इन्होंने बचा हुआ मोल को n माना हुआ है क्वेश्चन में, है ना। इस क्वेश्चन में बचे हुए मोल को n माना हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये n है, समझे। ये n किसके मोल है, जो बच गए हैं आफ्टर पॉलीमराइजेशन, जो बच गए हैं। तो जब मोल फ्रैक्शन लिखोगे ना, x से जब लिखोगे ना, तो a का मोल फ्रैक्शन आएगा n डिवाइड बाई a का अपना, फिर किसका, b का, और फिर वो वाला सब्सटेंस भी आएगा जो जिसने अरेस्ट किया था, जिसने रोका था। तो मोल फ्रैक्शन लिखने की टेक्निक है यहाँ पर। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के मोल क्यों कंसीडर किए यहाँ पे, यार तो वो पानी के अंदर तो है ना, सॉल्वेंट का तो पार्ट है ना वो, समझे। अगर वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, तो जाके रिएक्शन को रोकेगा कैसे, जाके रिएक्शन को रोकेगा कैसे, वो उसका पार्ट है ना, वो लेना पड़ेगा आपको, है ना। वो सॉल्वेंट का पार्ट बन जाएगा, सभी में आएगा, वो तो पूरा ही देखा जाएगा, है ना, उस तरीके से, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी वही, ये एक्स भी लिखा गया है, एक्स भी क्या होगा, बी के मोल n+12 इंटू 0.525 हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक मिनट रुकना, रुक जाओ। तो क्या राउल्ट्स लॉ में हमेशा नॉन वोलेटाइल भी इंक्लूड होते हैं, हाँ होगा ना, अगर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस पानी के अंदर है तो डिसॉल्व होगा ना, क्या दिक्कत है, सॉल्वेंट का पार्ट पूरा ही माना जाएगा, है ना। सोल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर में लोअरिंग नहीं होगी, कोई समस्या नहीं, वो सब कंट्रीब्यूट हो गया, वो सब कुछ कंट्रीब्यूट हो गया। जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, वो इसी का पार्ट है, जो राउल्ट्स लॉ है ना, वोलेटाइल सब्सटेंस और वोलेटाइल सोल्यूट, इसी का तो एक छोटा सा रूप है उसमें, वो है ना, वही तो बनता है। लोअरिंग होगी, लेकिन वो सब कुछ कंट्रीब्यूट करके 400 आएगा, सब कुछ करने के बाद, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो यहां से n का वैल्यू आ जाएगा, तो ये जो ct था वो आ गया अब 9.9, इसको पुट करके ये k का वैल्यू आ जाएगा। इतना सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बस लैंग्वेज बड़ा है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं इसमें क्वेश्चन में ना, ठीक है।
क्वेश्चन में एक बार क्या हुआ फिर से समझा देता हूँ, बिल्कुल समझा देता हूँ, देख लो। क्वेश्चन में क्या हो रहा था, क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्वेश्चन में ए और बी को मिला रहे थे हम लोग। तो पहले हमने ए के मोल रखे कितने, 10 मोल रखे, और यहां से बी मिलाना चालू किया। जैसे जैसे बी मिलाएं वैसे वैसे ए क्या करता, ये रिएक्शन करने लगता। जैसे बी मिलाओगे ए रिएक्शन करेगा, बी मिलाओगे ए रिएक्शन करना, पॉलीमराइज होगा। इस काम को, और वो उसकी काइनेटिक्स कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी। सोनू आया बात समझ में, है ना। जैसे ही आप ए में क्या करोगे, बी मिलाओगे, तो ए का पॉलीमराइजेशन चालू हो रहा है, वो ये कह रहा है। कहीं लिखा था इसमें, एज सून एज ए इज एडेड, देखो ये ना क्या लिखा है, लिखो पढ़ो इसको, मैं मिटाता हूँ इसको पहले। ये जो लिखा है, हाउएवर एज सून एज बी इज एडेड ए स्टार्ट पॉलीमराइजिंग इनटू कंप्लीटली इनसॉल्युबल सॉलिड। ये मेन बात है। तो ये जाके ये सॉलिड हो जाएगा, ये तो नीचे बैठ जाएगा, इसके मोल नहीं ऐड करेंगे अपन, जो बन के आएंगे ये नीचे बैठ जाएगा। वरना जो मोल फ्रैक्शन निकाल रहे थे ना, तो तुमको इसके मोल भी लेने पड़ेंगे, यहाँ वाले में, नीचे वाले में उस सब्सटेंस के इसके ए एन के मोल भी लेने पड़ते अगर ये पानी के अंदर होता तो। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक सब्सटेंस मिला दिया इसमें, कितना, 0.525 मोल, जिसने इस रिएक्शन को रोक दिया, और फिर वो क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, इस तरीके से। नहीं, रिएक्शन में बी नहीं आएगा, बी ने केवल इनिशिएट कर दी है रिएक्शन को, आर्यन, है ना। रिएक्शन को उसने क्या क्या, हाउएवर ये पढ़ो क्या है, ए स्टार्ट पॉलीमराइजिंग, है ना, ए ही स्टार्ट कर रहा है पॉलीमराइजिंग इनटू इनसॉल्युबल सॉलिड, है ना, ऐसा है। ए और बी के बीच में रिएक्शन नहीं हो रही है, बी के प्रेजेंस में ए की रिएक्शन हो रही है। आर्यन मेरी बात समझ में आई, ए और बी ये नहीं हो रहा है, ए प्लस बी नहीं चल रहा है। ठीक है, बी नहीं आया, ठीक है, ये बी के प्रेजेंस में हो रहा है, बी को आप एरो के ऊपर लिख दो। ठीक है प्रशांत, 8 और 9 का स्क्रीनशॉट अभी देता हूं बेटा, अभी करते हैं ना स्क्रीनशॉट वाले क्वेश्चन, अब बाद में कर लेंगे टाइम। 16 नंबर, 16 नंबर कर लिया आप लोगों ने, 16 हो गया, डन। आदित्य का डाउट है, प्रशांत का भी डाउट है, ठीक है। 16 नंबर, 16 नंबर अच्छा क्वेश्चन हो सकता आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना पूछे जा सकते हैं। बहुत टफ, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक मीडियम रेंज का जो क्वेश्चन है, मतलब अबव एवरेज क्वेश्चन है, वो आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है काइनेटिक्स में। ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ये जो डेटा दिया हुआ है ना आपको, ये वाला, ये डेटा दिख रहा है ना, ये वाला डेटा आपको ये कहा जा रहा है इसमें, बेसिकली ये आर बराबर क्या है समझो, आर बराबर जो है ना वो है के टाइम्स ऑफ, और ये एनसीईआरटी में बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है, तो पूछा भी जा सकता है आपसे। कॉम्प्लेक्स ए ऐसे दिया हुआ है, इसकी कंसर्न कांस्टेंट रहेगी एच प्लस आयन की, है ना। एच प्लस आयन कंसर्न कांस्टेंट रहेगा, कह रहा है ना, ये रिएक्शन तो दे ही रखा है, फिर ये रेट दे रखा है, कहता है द रिएक्शन इज एसिडिक कैटलाइज। ये पढ़ो, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, एच प्लस आयन डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये कांस्टेंट रहता है, ध्यान रखना। मतलब इसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे एक नया कांस्टेंट ला सकते हैं, के डैश कॉम्प्लेक्स, ये आ जाएगा ऐसे करके, ऐसे आ जाएगा ना, ये बोल रहा है, ये के डैश जो इसने यहाँ लिखा है, बिकॉज के कांस्टेंट है, और एच प्लस आयन जितना भी पुट करोगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर टाइप का, बिल्कुल आर्यन, जैसा आप स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर वगैरह में करते आए ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही कुछ है यहाँ पे, बिल्कुल सही कह रहे हो, यही है, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। बट इसमें क्या हो रहा है, मेन जो क्लू जो है, जहाँ पे मेन क्लू है क्वेश्चन का, वो हाफ लाइफ पे है। हाफ लाइफ आप देखो, ये हाफ लाइफ कितना दे रखा है, पढ़ो कितना लिखा है, 1 आवर। और ये क्या लिखा है, पढ़ो, ये क्या लिखा है, पढ़ो, ये 75% रिएक्ट होने का समय है, वो कितना लिखा हुआ है, वो 2 घंटे लिखा हुआ है। और देखो ये रिजल्ट कब आता है, T75% 2 टाइम्स होता है T50% का, ये कौन से ऑर्डर में होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर में होता है। इसीलिए क्या होगा, ये जो आपको ए का वैल्यू दिखाई दे रहा है ना, कॉम्प्लेक्स के ए का वैल्यू, यहां से ए का वैल्यू 1 आ जाता है,
समझ में आया? अमन, वत्सल, अथर्व, है ना? ठीक है, यहां से ए का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहां भी वही है, हाफ लाइफ 0.5 दे रखा है और वो डबल हो रहा है, देखो यहाँ पे 75% में। तो H प्लस आयन कुछ भी करो, इसको उससे कोई लेना देना नहीं है, ये कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होती है फर्स्ट ऑर्डर की। आप कंसंट्रेशन बदल रहे हो लेकिन हाफ लाइफ का रिलेशनशिप नहीं बदल रहे हैं, है ना? तो हाफ लाइफ का दिख रहा है यार कि हाफ लाइफ में 75% और इनमें तो कंसंट्रेशन कुछ भी लिखो, एच प्लस आयन, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होती है इन चीजों से फर्स्ट ऑर्डर की। तो इससे तो आपका ए इक्वल टू 1 आ जाता है। अब आप जानना चाहोगे कि वो कैसे आएगा, बी इक्वल टू 1 कैसे आएगा? तो बी इक्वल टू 1 के लिए जगह निकालें कहीं पे। बी इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? बी इक्वल टू के लिए बेसिकली क्या होगा इसमें, ये जो रिजल्ट बनेगा ना, आर बराबर के डैश, आर बराबर के डैश और कॉम्प्लेक्स की पावर 1 आ जाएगा ऐसे। तो जो हाफ लाइफ होगा ना, पहला हाफ लाइफ जो लिखोगे वो क्या लिखोगे इसका? क्या हो गया? क्या हो? क्या हो गया? तुम उस वाले कमरे में चले जाओ ना। हाँ, तो जो हाफ लाइफ होगा यहाँ पे वो हो जाएगा ln2 बाई के डैश, समझे? ये वाला। और ln2 के डैश क्या होगा? ln2 बाई H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर b होगा, ऐसे करके ये। तो जब यहाँ पे तुम पहला वाला हाफ लाइफ यूज करोगे तो यहाँ पे पहला वाला H प्लस आयन आएगा। जब तुम यहाँ पे दूसरा वाला हाफ लाइफ यूज करोगे तो ये क्या आएगा? ln2 बाई H प्लस आयन कंसंट्रेशन कौन सा आएगा? दूसरा वाला आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो ले लेना। तो पहला वाला हाफ लाइफ जो होगा डिवाइड बाई दूसरा वाला जो हाफ लाइफ होगा वो आ जाएगा, दूसरा वाला H प्लस आयन ऊपर चला जाएगा और पहला वाला नीचे आ जाएगा ऐसे। फर्स्ट वाला जो होगा ये फर्स्ट होगा, ये जो है ना ये फर्स्ट वाला आ जाएगा, ये पावर बी हो जाएगी। तो पहला वाला हाफ लाइफ कितना था अपने पास? वो था 1। ये दिख रहा है आप लोगों को? फर्स्ट वाला हाफ लाइफ कितना था? 1। और दूसरा वाला हाफ लाइफ कितना था? 0.2। उस समय H प्लस आयन, सॉरी 0.5 था। उस समय H प्लस आयन कितना था? दूसरा वाला था 0.02 और पहला वाला कितना था? 0.01। ये पावर बी हो जाएगा। यहाँ से बी भी इक्वल टू 1 आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया है? कोई लिख नहीं रहा, क्या हुआ? आ गया ना समझ में सबको? ठीक है, इस तरीके से आपको करना है ना। ठीक है, डन। चलो, तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट, है ना? अब आ जाओ 17 पे। तो 17 कैसे करोगे? 17 में इसकी जगह काफी चली गई, दूसरा दे देते हैं ना, दूसरी वर्कशीट पे आ जाते हैं। ये 17 नंबर है ना। तो 17 नंबर में क्या होगा? काइनेटिक डेटा दे रखा है 0.3 मोलर के लिए। 0.3 मोलर सोल्यूशन ऑफ इथाइल एसीटेट है और इसका HCl की प्रेजेंस में क्या कराया जाता है? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है। फिर क्या कहते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम द रिएक्शन मिक्सचर इज टेकन डिफरेंट टाइम्स एंड टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड अल्कली सॉल्यूशन एट डिफरेंट टाइम। तो वॉल्यूम ऑफ अल्कली जो होगा 25, 28 ये दे रखा है। ये NaOH वगैरह का वॉल्यूम दे रखा है। कहाँ पे दे रखा है? 0 पे दे रखा है, 10 पे दे रखा है, इन्फिनिटी पे दे रखा है। कहता है कि द रेट लॉ इज गिवन बाय दिस, ओके, दोनों का फर्स्ट ऑर्डर है। वेयर H प्लस आयन इज अ कैटलिस्ट, फाइंड द रेट इन द मोल पर मिनट ऑफ द ईस्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस हाइड्रोलिसिस इन द सॉल्यूशन व्हिच इज 0.1 मोलर ईच इन ईस्टर एंड HCl। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन पढ़ लो आप, इसको पहले पढ़ लो। एक चीज मुझे रह गया यहाँ पे, सिर्फ सर अगर हाफ लाइफ 75% टाइम की इक्वल नहीं होती तो तब गड़बड़ हो जाता है। अब तब तो होगा, तब क्या करना चाहिए था? तब एक तरीका और भी था। हाफ लाइफ दे रखा था और
तो ओवरऑल तो निकाल सकते थे, ए प्लस बी का वैल्यू तो आ सकता था, वैसे नहीं आएगा बेटा प्रशांत, अगर हाफ लाइफ का नहीं दिया होता ना उसमें, समझे? अरे हाफ लाइफ का अगर नहीं दिया होता यहाँ पे डेटा, इसमें ना, इसमें हाफ लाइफ का डेटा नहीं होता तो आपको फिर क्या करना चाहिए था, फिर आप क्या करते इस वाले में, क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन की बात हो रही ना, तो हाफ लाइफ का डेटा अगर आपके पास नहीं होता, अरे यार, तो हाफ लाइफ का डेटा अगर आपके पास नहीं होगा ना, तब आप क्या करोगे, तब आपके पास फिर ये एक रास्ता फिर भी था, टी हाफ वन अपॉन टी हाफ टू, ये आपको फॉर्मूला बताया गया होगा ना, सी नॉट वन अपॉन सी नॉट टू की पावर वन माइनस एन करके वाला फॉर्मूला बताया गया होगा, यहां से निकाल सकते थे। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ये कुछ आपको यहाँ से हो जाता, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 में क्या हो रहा है, 17 में हाँ 17 के लिए तो आपको एक तो के का फॉर्मूला लिखना था, तो के का फॉर्मूला सबको पता होगा, ये वाला, ये तो सबको पता होगा, जिसने भी ये पढ़ा होगा, जिसने भी काइनेटिक्स पढ़ी होगी, उसको मॉनिटरिंग सिखाया गया होगा, मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिखाया गया होगा, ये कोई पढ़ाया गया होगा ना, पढ़ाया गया था। इसमें बताया गया होगा कि सारे के सारे फॉर्मूले जो होते हैं उन सभी में इन्फिनिटी माइनस जीरो और इन्फिनिटी माइनस टी का इंफॉर्मेशन आता है, ये सबको पढ़ाया गया है ना। तो वैसे ही तो ये तो लिखने में कोई समस्या नहीं है, इसको लिखने में, है ना, इसको लिखने में कोई समस्या नहीं है। तो जो के इफेक्टिव होगा, के इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, के टाइम्स ऑफ H+N कंसंट्रेशन हो जाएगा, है ना, जो के इफेक्टिव होगा, क्योंकि H+N कांस्टेंट रहता है, जो कुछ भी होगा 0.1 0.2 जितना भी होगा, H+N कंस्टेंट कांस्टेंट एक बार आपने फिक्स कर दी तो वही रहने वाली है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने R टाइम्स ऑफ के H+N कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 और इसके बाद ईस्टर की पावर कंसंट्रेशन जो है ना 1 हो जाएगा। इसकी जगह पे क्या किया है, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, के इफेक्टिव लिखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस तरीके का जो यूज होता है ना। अब ये कैसा हो गया, अब ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, तो फर्स्ट ऑर्डर होने के बाद आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर की मॉनिटरिंग का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो इन्होंने के इफेक्टिव के लिए क्या किया, आपको समझ में आ गया ना आपको, कि जो के इफेक्टिव इन्होंने लिखा है वो क्या लिखा है, के टाइम्स ऑफ H+N कंसंट्रेशन लिखा है। तो ये फॉर्मूला लगा लेना फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा। और वी इन्फिनिटी पता है, वी जीरो पता है, वी ये सब पता है, ये रख देना, तो इतना ये बन जाएगा। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं है ना। ये पहली इक्वेशन है, ये पहला फार्मूला है, दूसरा फार्मूला, फर्स्ट और सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर जैसा ही है, और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, है ना। और आपको अगर लगता है पढ़ना का है तो पढ़ने के लिए आप जो है ना, आपका एनसीईआरटी जरूर देखना, एनसीईआरटी में बड़ा दे रखा है, और इसलिए क्या होगा कि आपसे पूछा भी जाएगा, और क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी से आपको जो पूछेंगे, ये दिख रहा है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का आर्टिकल दिख रहा है आप लोगों को, है ना, ये दिख रहा है, ठीक है, इसको देखना, इसको इस वाले आर्टिकल को जरूर पढ़ना, है ना। ये देखो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, के डैश दिख रहा है, वेयर के इक्वल टू के डैश H2O कंसंट्रेशन, यहाँ पे किया गया है ना। यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व किया गया एनसीईआरटी में, है ना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी सॉल्व करके
के डैश के का वैल्यू निकाला गया है ना यहाँ पे, और H2O कॉन्सेंट्रेशन कितनी पुट की गई, देखो 55.5 लिखा हुआ है मोल पर लीटर, और के डैश को कैलकुलेट किया गया है ना। तो ये आपको आज जरूर पढ़ना है। कभी कभी इस तरीके का भी क्वेश्चन आया जहाँ पे अपन को 55.5 को डिवाइड करके उसको बताना पड़ेगा, समझे। जो के डैश है वो क्या है, के डैश सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है, और जो के डैश इंटू H2O जो है ना वो किसका कांस्टेंट है, वो किसका कांस्टेंट है, वो फर्स्ट ऑर्डर का कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मतलब हमारे क्वेश्चन में भी क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में जो के इफेक्टिव है, ये जो के इफेक्टिव है ना, ये के इफेक्टिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो सेकेंड इनवर्स मिनट इनवर्स आएगी। लेकिन भाई ये जो के लिखा हुआ है ना, ये वाला जो के है, मैं पेन चेंज करता हूं, ये वाला जो के है ना, ये वाला के, ये सेकेंड ऑर्डर का है। क्वेश्चन में देख लेना कौन सा के पूछा गया, सेकंड का पूछा गया कि फर्स्ट का पूछा गया, उसके हिसाब से जवाब देना। ये मिस्टेक करते हैं कई बार, क्वेश्चन वगैरह टेस्ट में दिए हैं लोग, मैं डिस्कस करता हूँ, गलत करते हैं बच्चे, तो मैं पहले से आपको आगाह कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो ये वाली इक्वेशन यहाँ पर बनी हुई है, मैं नीले पेन से इसको मार्क कर रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन जो बनी हुई है जिससे कि H+ कंसंट्रेशन कैलकुलेट किया गया है, इसको मैं सिखा देता हूँ आपको कैसे बनाया गया है ना। ये मैं बना देता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था, मैं हटा देता हूँ इसको। जैसे CH3COO, C2H5 आपका ईस्टर था, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराया आपने HCl की प्रेजेंस में, HCl एज ए कैटलिस्ट है यहाँ पे, तो क्या बनाएगा, CH3COOH बनाता है और C2H5OH बनाता है। C2H5OH जो इथाइल अल्कोहल है, इसकी एसिडिटी पानी से कम होती है तो उसकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन एसिटिक एसिड की ज़्यादा होती है। ए होगा, ये जीरो होगा, जीरो हो जाएगा। टी इक्वल टू टी पे क्या होगा, A माइनस एक्स, एक्स और एक्स हो जाएगा। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, जीरो, ए और ए हो जाएगा, ऐसे। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, टी इक्वल टू जीरो पे टाइट्रेशन करते हो, है ना। ये वाला टाइट्रेशन में क्या होता है, ये जो वॉल्यूम होते हैं किसके होते हैं, NaOH के होते हैं। तो टी इक्वल टू जीरो पे जैसे ही आप मिक्सचर उठाओगे, मिक्सचर उठाने के बाद आप क्या करना, यहाँ पे आइस पड़ी रहती है, ऐसे करके आइस पड़ी रहेगी, बर्फ पड़ी रहेगी, उसके ऊपर में क्या करना है, इसको डाल देना मिक्सचर को, और फिर ब्यूरेट से ऊपर में NaOH मिलाना। फिनॉप्थिन वगैरह भी मिला सकते हो, एक दो ड्रॉप, है ना, HPH मिला देना, तो कलरलेस होगा। फिर NaOH मिलाते जाना, जहाँ पे पिंक हो जाएगा वहां पे रुक जाना, और वो वाला वॉल्यूम मेजर करना। तो वो जो इनिशियल वॉल्यूम होगा T इक्वल टू जीरो पे, जो V0 होगा, V0 मतलब वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, वो वास्तव में वॉल्यूम ऑफ वो जो होगा, वो वास्तव में क्या करेगा, वो वास्तव में वॉल्यूम ऑफ HCl देगा, वो वास्तव में वॉल्यूम ऑफ HCl देगा, समझ में आया, वो वास्तव में वॉल्यूम ऑफ HCl देगा, करेक्ट, करेक्ट है, वॉल्यूम ऑफ HCl दे देगा, ठीक है। फिर जब आप 10 मिनट के बाद, जब आप, या 20 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद जब भी टाइट्रेशन करोगे, तो जो VT होगा, समझे, तो लेट से ये 5 ml है, 5 ml या 10 ml लगता है, या मान लो 20 ml लगता है, कुछ भी लगता है, 10 ml मान लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अब 10 मिनट के बाद जब टाइट्रेशन करोगे, तो 10 मिनट के बाद टाइट्रेशन जब करोगे तो मिक्सचर में क्या क्या आ जाएगा, तब तक एसिटिक एसिड भी बन के आ जाएगा, और HCl तो एज ए कैटलिस्ट पड़ा ही हुआ है। अब जब आप NaOH मिलाओगे इसमें ऊपर से ब्यूरेट से, तो NaOH पहले किसको न्यूट्रलाइज करेगा, NaOH पहले किसको न्यूट्रलाइज करेगा, बताओ, चैट पे लिखो। NaOH पहले किसको न्यूट्रलाइज करेगा, HCl को करेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि 10 ml NaOH अभी फिर लगेगा, नहीं लगेगा, बोलो। सब लोग एग्री कर रहे हो ना, 10 ml अभी भी लगेगा ना। तो आपको NaOH दो चीजों के लिए मिलाना है, HCl के लिए मिलाना और एसिटिक एसिड के लिए भी मिलाना है। तो आपका जो VT होगा ना, VT माइनस जब V0 कर दोगे ना, तो ये प्रोपोर्शनल टू X आएगा, इसके मोल के प्रोपोर्शनल आएगा। क्लियर है।
ये जो मैंने लिखा है ना वी टी माइनस वी जीरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आएगा, ये क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? तो यही काम यार इन्फिनिटी पे कर लो। तो इन्फिनिटी पे क्या होगा, वी इन्फिनिटी माइनस वी जीरो जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, ए के आएगा। देखो ये, यस और नो? और ए किसकी कंसंट्रेशन थी, ए तो ईस्टर कंसंट्रेशन थी, बोलो। इसको इन्होंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, और ये तो आपको पता ही था वी जीरो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि वी जीरो, वी इन्फिनिटी माइनस वी जीरो डिवाइड बाई वी जीरो किया ऐसे करके, और ये बन गया आपका, इसीलिए ये क्या बन गया, ईस्टर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ए डिवाइड बाई एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये तो एच प्लस आयन होता ही होता है, और ये किसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, इसके। ये समझ में आ गया ना? बोलो बताओ बच्चों, आ रहा है समझ में? अमन ने तो बोल दिया हाँ सर, सबको गॉट इट ना। तो बस ईस्टर कंसंट्रेशन पता थी तुमको 0.3, ये पता थी ईस्टर कंसंट्रेशन, एच प्लस आयन नहीं मालूम थी। वी इन्फिनिटी आपको पता है, वी जीरो आपको पता है, ये रख लो तो यहाँ से आ जाएगा एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, वो पुट कर देना, के का वैल्यू आ जाएगा, वो पुट कर देना, के का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप, है ना? अब हो जाएगा क्वेश्चन, कर लो। है ना, हो गया? ठीक है, फिर से रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको। तो ये वाला जो था इसमें क्या था, इसमें ये AlCl3 का फील था, इसमें AlCl3 होना चाहिए था, और AlCl3 का जैसा दिख रहा था ये, है ना? और उसके बाद यहाँ पर ये Al2Cl6 का जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऐसे कर लो, है ना? या फिर आप कहीं पर भी आपको क्या करना था, या तो फिर आप ऐसे कर लेते, यूं करके कर लेते ऐसे। तो आप मुझे बताओगे यहाँ पे ये जो अरे यार तो जगह ही इतनी कम है, रुक जाओ। ये वाला एक एटम हो गया, ये तो कैपिटल ए हो गया, ये पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन 1 हो गया, ये पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन 1 हो गया, ये वाला कंट्रीब्यूशन आधा होगा क्योंकि आधा इसके साथ है, ये वाला कंट्रीब्यूशन आधा होगा क्योंकि आधा इसके साथ है। इस तरीके से भी निकाल सकते थे आप, क्या कर सकते थे कि ये AX3 बन रहा है, समझे? ये वाला भी X है, ये वाला भी X है, ये वाला भी X है, ये वाला भी X है। आदित्य बात समझ में आ गई है? आदित्य आप समझ में आ गया ना आदित्य? ऋचा क्लियर, ऋचा का तो यस आ गया, ठीक है। आदित्य आ गया ना समझ में बात? मैं ऐसे कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है, दिख रहा है? तो अभी मैं इसमें क्या, इसमें तो दिख ही रहा था, इसमें तो काउंटिंग ही कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं थी। किस वाले में? थर्ड वाले में, है ना? फोर्थ और 5 में देख लेते हैं। तो फोर्थ और 5 में क्या करो, फोर्थ और 5 में कोई भी एक एटम वाला ले लेते हैं, जितना भी था एक एटम वाला कोई ले लो, ये वाला ले लो एटम वाला, ऐसे करके ऐसे, ये ओके। अब क्या कर सकते हो इसमें, ये वाला तो ए पूरा पूरा हो गया, ठीक है, ये 1 पूरा हो गया, ये 1 पूरा हो गया, ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, आ गया AX3, ठीक है, ये समझ में आ गया, है ना? अब कौन सा बचा, अबे इसको क्या हो रहा है, ऐसे इसमें हो जाएगा ये वाले में, है ना? ये वाले में क्या होगा, ये वाले में जो कौन सा है 5 नंबर, तो 5 नंबर में आपको क्या करना था, जब आप इसको ऐसे लोगे ना यूं, तो ये पूरा एक, ये पूरा एक, ये पूरा एक, तो x तो 3 आ गए, और ये जो दिख रहा है ना ये वाला सॉलिड वाला, ये आधा आधा होता, अब की बार ये आधा हो जाएगा, समझे? तो आधा आधा करके ये आ जाता है। आदित्य 5 नंबर समझ में आ गया आदित्य? हाँ, ठीक है। 4 नंबर में रिचा, 4 नहीं समझ में आया क्या रिचा? हाँ बताना है दोबारा, 4 नंबर दोबारा बताना है, देख लो, नहीं ठीक है। नेक्स्ट ये वाले में देख लो, इस वाले में, तो इस वाले को भी मैं देख रहा था, मैंने किया था इस पे भी, है ना काम। तो ये जो था मैंने मार्क कर रखे, चाहो तो आप समझ में आ जाए तो आ जाए, देख लो आप, मार्क तो कर ही रखे मैंने, इसको ही कर लो, है ना?
तो ये वाला जो एटम है, ये वाला ये तो कैपिटल ए हो गया, है ना। और ये वाला जो एटम है ये तो 1/2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये पूरा 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये वाला 1/2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेफ्ट राइट वाला पूरा, है ना। अब ये वाला जो है ना ये 1/3 कर रहा है, ये वाला 1/3 कर रहा है, और ये वाला भी 1/3 कर रहा है। आ रहा है फील? तो 3 एटम तो 1/3 कर रहे हैं, ओके। और 2 एटम हाफ हाफ कर रहे हैं, तो ये फिर से X3 बन जाएगा। आ रहा है समझ में ना? इस तरीके से करना है। सेम तरीके से अब इनको कर लो, कोई समस्या नहीं, आ जाएगा, कहीं भी कर लो। अब कर लोगे? एक अब तुम्हारे लिए छोड़ दिया 7th नंबर वगैरह में, कर लो। कहीं कोई भी एक एटम उठा लो, है ना, कोई भी एक एटम उठा लेना, ऐसे करके उठा लेना। इसमें तो समझ में आ ही जाएगा, तो कह रहा 3D में तो कह रहा था ये वाले में। इसमें ये था कि 8 नंबर में ये लिखा हुआ है इसमें कि ए एटम जो है ना कहाँ पे रखे गए हैं इसमें, ए एटम ऑक्यूपाई कॉर्नर्स पे है, और जो एक्स एटम है वो एच सेंटर पर है। तो ए एटम अगर सभी कॉर्नर पर आ रहे हैं तो ए इंटू क्या होगा, 1/8 इंटू 8 हो जाएगा। और उसके बाद एक्स कहाँ पर है, सभी एच सेंटर पे है, तो 12 एजेस होती हैं और 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसे करके AX3 बन जाएगा, ये बन रहा है, ठीक है। तो इसको कर लो अब ना। अब बारी है किसकी, 20 नंबर की। 20 नंबर भी आपका वैसा ही है ना। 19 के 4 5 6 का स्क्रीनशॉट ले लो, 4 और 5 तो यहाँ पे लो, यहाँ ले लो स्क्रीनशॉट। छः का स्क्रीनशॉट ये ले लो। हाँ, तो ये 4th में पूरा ही तो पूरा है ये एटम अर्जुन, ये तो पूरा पूरा एटम है ना यार, ये पूरा ही एटम है, 1/1 ही तो है। आगे तो बॉन्डिंग कर ही नहीं रहा है ना, पूरा ही लूंगा मैं, ठीक है। 4 और 5, 5 4th में क्या दिक्कत है, 4 में तो दिख ही रहा है ना, ये पूरा एटम दिखा, ये फर्दर बॉन्ड तो बना नहीं रहा है कहीं आगे जाके, तो मैंने ये पूरा पूरा मान लिया है। और ये 2 जगह शेयर्ड है ना, ये वाला एटम इसके साथ भी शेयर्ड है, ये वाला इसके साथ भी शेयर्ड है, तो आधा आधा ले लिया। तो आधा आधा, एक ये हो गया, एक ये, 2 3 हो गए टोटल, ऐसे किया है ना। और 5 में क्या करना था, 5 वाले में हटा देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। फाइव वाले में आप यहां से ले लो ना, ऐसे करके यूं, ऐसे। तो ये तो पूरे पूरे एटम है ना यार, 1 2 3, तो एक्स तो 3 मिल गए ना। लेकिन ये जो सॉलिड स्फीयर है ये तो आधा आधा, आधा इधर है आधा इधर है ना, ये तो हाफ ही लोगे ना यार। तो यहां से A/2 मिलेगा और यहां से भी A/2 मिलेगा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। 18 का स्क्रीनशॉट लेना है, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये ले लो, 18 का स्क्रीनशॉट लो, सॉल्यूशन का लिख लो, 18 का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन तो हो जाना, करो आप इसको, तो देखो है ना, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, कर लो ये सब। आप देखो जाके एनसीईआरटी में ही देख लो, कहीं भी देखो, सीट से देख लो, ये सब डेटा मिल जाएगा, करो इसको, है ना, ठीक है।
एक्स का प्रॉब्लम, एक्स में क्या था भाई, नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस इन द मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। रेक्टेंगुलर फेसेस 4 ये है, तो आ तो रहा है यार, ये आमने सामने वाले आ जाएंगे और क्या है, 4 आ रहा है इसमें एक्स का वैल्यू। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल देखें, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में क्या होगा, ये आ गया ना डायग्राम मोनोक्लिनिक का। तो यही वाले हो जाएंगे ना, ये हो जाएगा, ये आमने बस आपका कौन सा नहीं रहेगा, मतलब जो ये है ना, कौन सा, ये बॉटम वाला और रूफ वाला जो होगा वो नहीं होगा, बाकी आ जाएगा। ये कौन सा क्रिस्टल है, हाँ मोनोक्लिनिक ही है ये, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। हाँ साइड फेसेस आएंगे बस, बिल्कुल सही है, साइड फेसेस ही आएंगे ना, बॉटम और टॉप फेसेस नहीं आएंगे, ऐसे कर लो इसको, ठीक है। हाउ टू विजुलाइज, नहीं ये तो तुमको याद रखना पड़ेगा ना आदित्य, कि मोनोक्लिनिक होता क्या है, वो तो याद रखना ही पड़ेगा ना, तभी तो विजुलाइज करोगे, ये डेटा याद रखना पड़ेगा तुमको, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। 21 में कौन से डाउट है आपको, 21 में किस में डाउट है, कौन सा क्वेश्चन चाहिए, अच्छा सभी पूछोगे, ओके। तो 21 में एक तो क्या बोल रहा है बताओ, फाइंड सम ऑफ ऑल द ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये PT2 प्लस है, सो दैट विल गिव यू DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी है यहाँ पे, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, है ना। और RH वाले में ये सिस बनाना चाह रहे हैं, हाँ सिस वाला कंपाउंड भी जो होगा, ठीक है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल होता है ना, ओके, इस तरीके से हो जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, आप चेक करो इसको, हो जाता है, प्लेन मिल जाएगा आपको, सिस वाले में भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर ये वाला कंपाउंड जो होता है आपको पढ़ाया गया होगा मेरे ख्याल से, ये वाला कंपाउंड तो बहुत फेमस कंपाउंड है, आपको ये बताया गया होगा, MAA होल थ्राइस करके जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये बताया गया होगा, है ना। और ये वाला कंपाउंड डाइन 3 जो ये आ गए ना, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा भाई, कैसे हो जाएगा देख लो, ये जो डाइन लगा हुआ है ना, तो वो तो यहाँ लग जाएगा, बाइडेंटेट लिगेंड होगा, नहीं ये क्या होगा, ये हो जाएगा ट्राइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा ना, तो ट्राइडेंटेट लिगेंड को लगाने का फिर तरीका क्या हो सकता है, इस तरीके से ये ऐसे हो जाएगा ना ट्राइडेंटेट लिगेंड का ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक NO3 हो जाएगा, और यहाँ पे एक NO3 वाला आ जाएगा लिगेंड, और यहाँ पे एक NO3 वाला लिगेंड आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना, NO2 NO2 ऐसे आ जाएगा। फिर क्या करो आप, जो टॉप से आपका जो टॉप पे जो A था ना, टॉप वाला A, वहां से कट करो, तो वहां से कट करोगे तो ये सैंडविच कट हो जाएगा, ये वाला, ये सैंडविच कट हो जाएगा, और यहाँ से भी आधा कट हो जाएगा ऐसे, तो POS मिल जाएगा आपको, टॉप से काट देना इसको, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। 385 3 तो हो गया, 5 करा दिया, 8 नंबर कौन सा, 5 6 7, थर्ड तो कर दिया मैंने, है ना। ये वाला भी कैसा होगा, ये वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाना चाहिए, ये वाला भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा,
सही है, यही होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। सेवेंथ वाला भी मेरे हिसाब से ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे बनेगा मैं बताता हूं आपको। सिस फॉर्म है ना इसका, तो इसका जो सिस फॉर्म बनाना, ऐसे कर दो, यहां भी सैंडविच कट कर दो ऊपर से, है ना। तो ये आधा NH3 कटता चला जाएगा, आधा NO2 कट जाएगा, और यहाँ से प्लेन कट जाएगा, ऐसे करके POS एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रहा है। और कौन सा बचा? 6 नंबर। 6 नंबर तो बता दिया ना, यही तो है 6 नंबर। ट्रांस वाला तो अपने आप ही हो जाता है, सिस ट्रांस वाला तो अपने आप ही हो जाएगा, है ना। 7th नंबर में, 7th वाला बता दिया मैंने, 7th ही बताया था, ये बता रहा है, ये 7th नंबर है। हाँ 8 में जो है ना फेक और मर आइसोमर होते हैं, वो अलग बात है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, फेक और मर दोनों ही वैसे आएंगे आर्यन, है ना। दोनों ही जो है ना 7th में जो है, दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएंगे, आप चिंता मत करो, है ना, हो जाता है। बना के देखो इसको। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। 22, 22 का 5th पार्ट, है ना। 5th पार्ट कौन सा? ये हो गया, ये हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4th है, ये 5th पार्ट है। टेट्राहेड्रल स्फीयर डायमेट्रिक नेचर, ये तो है ना, हो जाएगा ना, ये तो काउंट होगा, काउंट होगा ये वाला, कोई दिक्कत नहीं। टेट्राहेड्रल भी है और डायमेट्रिक भी है, काउंट हो जाएगा। और बताओ, ये वाला कर लोगे, ये वाला कर लोगे, कौन सा पूछना है आपको? 22 में किस में डाउट है आपको, बता दो, मैं बता देता हूँ। 22 में, 2 नंबर में। हाँ तो 2 नंबर में क्या होगा, ये क्या है, इसका नाम याद है क्या है? जैसे सॉल्ट कहते थे ना इसको, जैसे सॉल्ट ना, यहाँ पे पोटेशियम में तो जैसे सॉल्ट, सोडियम होगा तब नहीं होगा, है ना, जैसे सॉल्ट कहलाता था ये। तो यहाँ पे पीटी का ऑक्सीजन नंबर क्या निकाल के लाओगे? 2+ तो आ रहा है यार, क्या दिक्कत है? तो पीटी 2+ आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बोलो? 4, तो DsP2 हो गया, बस खत्म। PT2+ क्या आएगा? 5D8 आएगा, 5D8 आएगा, तो 5D8 कॉन्फ़िगरेशन जो होता है क्या होता है? 5D8 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में DsP2 होगा। NaVCl4 में प्रशांत, है ना, NaVCl4 की बात कर रहे हो ना, तो ये VCl4 माइनस हो जाएगा ऐसे करके। वेनेडियम पे कितना ऑक्सीजन नंबर आएगा? +3 आएगा। और वेनेडियम होता क्या है? SCTI और वेनेडियम, तो क्या होगा? 3D3 होता है, और 4s2 होता है। तो ये क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा आपका वेनेडियम जो होगा, क्या होगा? 3D2 हो जाएगा यार बच्चों। तो ठीक है, हो जाएगा, क्या दिक्कत है, इसको आप sp3 बना लेना, और ये पैरामेट्रिक ही रहेगा, डायमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो आंसर में नहीं लिया जाएगा प्रशांत। अरे एन कुसाग्र यार, Na2CrO4, CrO4 2 नेगेटिव का बताया तो होगा, sp3 होता है। CrO4 2 नेगेटिव क्या मानते हैं? या तो sp3 मानते हैं, एक तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, +6 स्टेट में है, तो ये 3D0 होगा, तो डायमेट्रिक होगा। और या तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 बताते हैं, या आपको ये भी पढ़ाया गया है क्या? D3s पढ़ाया गया है क्या? पढ़ाया गया था, है ना। तो D3s पढ़ा है, तो D3s भले ही हाइब्रिडेशन कुछ भी हो जाए,
हाँ कर सकते हैं, VCl4 में भी कर सकते हैं, VCl4 का भी D3s पॉसिबल है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 ऑर्बिटल उसके पास खाली पड़ी है, तो D3s इसका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। ज्यादा बेटर आंसर D3s ही होगा। लेकिन ज्योमेट्री क्या आएगी, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही आएगी, है ना, इस तरीके से। अब कौन सा बचा, पहला वाला? प्रशांत कह रहा है फर्स्ट वाला भी बताओ, है ना, फर्स्ट वाला ही बता देता हूँ। फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले में CrCO होल 4 -4 हो जाएगा भाई, तो ये -4 ऑक्सीजन नंबर में चला जाएगा। ये क्या था, 3D5 और 4s बनता क्रोमियम। जब इसको तुम क्रोमियम को -4 में लाओगे ना, तो 6 4 10 हो जाएंगे, 5 तो ये हैं, एक ये है, 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6। ठीक है, तो 4 और देना, तो क्रोमियम हो जाएगा 3D10 4s0 4p0। तो अब तो sp3 आएगा यार, सही तो आ रहा है। डी को इलेक्ट्रॉन रिच बना देना। हाँ नो, D3s का जो पहले लोग sp3 देते देते थे, तो अभी नया जो लिटरेचर आया उसने क्या किया है, उसने हाइब्रिडाइजेशन तो बदल दिया है, लेकिन ज्योमेट्री नहीं बदली है। हाइब्रिडाइजेशन तो बदल दिया है, लेकिन ज्योमेट्री नहीं बदली है। ओके, 4 नंबर में यहाँ पे निकिल 2+ में है, ध्यान रखिएगा, NiDMg है ना, तो यहाँ पे निकिल जो है ना वो 0 स्टेट में है। NiDMgH, AuCl4 तो आ जाएगा, क्या दिक्कत है, sp3 हाइब्रिडाइज आ जाएगा, क्या दिक्कत है ना, और पैरामेट्रिक आ जाएगा, sp3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉपर सिल्वर गोल्ड है ना। तो ये AuCl4 क्या होगा, AuCl4 में ये +3 स्टेट में आ जाएगा, है ना, माइनस में, तो sp3 हाइब्रिडेशन आएगा, लेकिन पैरामेट्रिक आ जाएगा ना। ठीक है यार, 4 नंबर गड़बड़ कर रहा है यार, 4 नंबर गड़बड़ लग रहा है, 4 नंबर में गड़बड़ी है, लग रही है मुझे। चार नंबर गड़बड़ है यार, कुछ दिक्कत है 4 नंबर में। 4 नंबर आंसर में नहीं लिया गया है। एक्चुअली क्या है कि अगर आपने ये लिखा ना DMGH लिख दिया ना, तो चक्कर है, क्योंकि हमारा जो DMG होता था वो याद है आपको क्या था, इस तरीके से बनाया था अपन लोगों ने। ये DMG याद है आप लोगों को, DMG याद है ना। अब अगर आप H लगा दोगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा भाई, H जो होगा ना वो यहाँ पे लगेगा, इस जगह पे H, इस जगह पे। DMGH भी यही होगा क्या, इसी को बोलते हैं क्या? तो अगर ये यार मुझे तो शायद, तो फिर ये H, अगर ये H तो फिर तो DsP2 आएगा आंसर, बस ठीक है, और क्या है। बताया गया था आप लोगों को DMGH यही होता है, बताया गया तो बस ठीक है, कर लो। तो DMGH जो है ना वो, अगर आपको यही बताया गया है, तो फिर तो निकिल 2+ आ जाएगा यार, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो निकिल 2+ आएगा। निकिल 2+ क्या होगा, 3D8 हो जाएगा। 3D8 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या हो जाएगा, DsP2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, कर लो, हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23 में कोई डाउट है? 6 7 9 7 8 9 6 और 7, बस 6 से पहले डाउट नहीं है ना।
7 से स्टार्ट कर देते हैं, चलो। करेक्ट पूछना, करेक्ट है ना। 6 में N2 मॉलिक्यूल का अनएस एनर्जी, अच्छा ये नहीं पता है आपको, ये डिस्कस कर लेंगे अभी, रुको। फिर ये 7, ये भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और बताओ 1 में बॉन्ड एंगल, अरे यार बॉन्ड एंगल तो कर लो ना इसमें डिस्कशन में, क्या दिक्कत है ना, तो आ जाएगा। और बताओ यहाँ पे लोन पेयर आएगा यार NO2 वाले में, यहाँ पे है ना, NO2 वाले में लोन पेयर आएगा, बॉन्ड एंगल कम रहेगा, बस इतना ही तो है यहाँ पे, इसमें नहीं आएगा, बस ये गलत हो गया, ठीक है, ये रॉन्ग है। और कौन सा पूछ रहे हो आप लोग? हाँ ये मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ दोनों का, ये तो मैं बताऊंगा ना, ये बता देता हूँ। C2 और O2 का बॉन्ड एनर्जी, ये डेटा बेस क्वेश्चन है NCERT का, ध्यान रखना, पेज नंबर 127 पे दे रखा है। लोन पे रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एनर्जी कम आती है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की बॉन्ड, ये जो लोन पे जो है ना, रिपल्सन से कम हो जाता है बॉन्ड एनर्जी, तो ये सही लिखा है भाई बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड डिस्टेंस की बात करें तो बॉन्ड डिस्टेंस वाला पार्ट भी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, हाँ सही है, क्योंकि कार्बन एटम का साइज बड़ा होता है ऑक्सीजन एटम से। क्यों ऐसे होता है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, साइज क्या होगा, घटता है। और यहाँ पर इसका C2 का भी बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, और O2 का भी बॉन्ड ऑर्डर 2 ही आता है, ये रहेगा, ठीक है। अब क्या बचा, ये वाला बचा ना, ये वाला, ये आयनेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट बचा, और सब हो गया। 9 और 10 में क्या दिक्कत है, 9 10 मैंने बताई, 10 में लिथियम प्लस आयनाइजेशन, आयोनिक साइज जो होता है, आई थिंक लिथियम और बेरिलियम 2 प्लस में दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप होती है, सबको पता है ना। लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप होती है, पता है आप लोगों को, पीरियोडिक लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप होती है, पता है। इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज लगा, डायगोनल रिलेशनशिप कैसे होती है, सिमिलर साइज होता है, सिमिलर साइज, सिमिलर, ये पता रहता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो करेगा, मैग्नीशियम पे आप दो, पहले ये लगभग सिमिलर साइज के थे, लेकिन क्या हुआ, इसके ऊपर आपने 2 प्लस 4 लगा दिया, क्या जिसके ऊपर 2 प्लस 4 लगा उसका तो कमी हो जाएगा ना। डायगोनल रिलेशनशिप आने का जो कारण था वो ये था कि लिथियम और मैग्नीशियम का साइज कैसा था, लगभग सेम था, एटॉमिक साइज, लिथियम एटम का, मैग्नीशियम एटम का, लेकिन एक के ऊपर आपने लगा दिया 2 प्लस, एक के ऊपर लगाया आपने 1 प्लस, तो 2 प्लस वाला कम हो जाएगा। आर्यन ने तो डेटा भी दे दिया, यही डेटा है ना। सर बॉन्ड डिस्टेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पर डिपेंड करता है क्या? यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए, वैसे एनर्जी तो डिपेंड करता है, एनर्जी तो डिपेंड करता है ना, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, देखते हैं, है ना। एनर्जी तो डिपेंड करेगा। इस क्वेश्चन का जवाब तुम्हें कल नेक्स्ट में दूंगा, नेक्स्ट क्लास में ना सोनू, नेक्स्ट क्लास में दूंगा इसका जवाब, है ना, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, मुझे एक बार कंफर्म करके मैं दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। N2 और O2 का जो है ना डिस्कशन जो है ना वो हम लोग कर लेते हैं, N2 और O2 का जो डिस्कशन है वो अभी कर लेंगे, ये लास्ट में कर दूंगा N2 और O2 का डिस्कशन, या अभी कर देता हूँ, चलो कहीं पे, एक मिनट रुको। बेसिकली N2 का जब आप वो लिखोगे जेड तो कितना आएगा, 14 आएगा, और MOT जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2 पाई 2px 2 और पाई 2py 2 और सिग्मा 2pz 2, ये लिखोगे, है ना, इस तरीके से। वीडियो तो आ रहा है यार, वीडियो नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? आदित्य वीडियो नहीं आ रहा है क्या? परफेक्ट है, आ रहा है भाई, इंटरनेट स्पीड भी ठीक है इस समय, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। O2 में जेड की वैल्यू कितनी आएगी, O2 में जेड की वैल्यू 16 आएगी, ये सिग्मा 1s2 हो जाएगा,
अच्छा क्वेश्चन था ये। सिग्मा 1s स्टार 2 हो जाएगा, सिग्मा 2s 2 हो जाएगा, सिग्मा 2s स्टार 2 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा 2pz आता है 2, ठीक है, और ये क्या आएगा, पाई 2px 2 आएगा, पाई 2py 2 आएगा, और पाई स्टार 2px आएगा, और पाई स्टार 2py आएगा। उसके बाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा आएगा, समझे। अब होता क्या है कि आपको बताया गया होगा कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इन एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से, है ना, बताया था LCAO, याद है आपको, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इनके कॉम्बिनेशन से क्या होता है, ऐसे करके ऑर्बिटल बनती हैं, है ना। ये एनर्जी लेवल का बढ़ता हुआ ऑर्डर होता है ऐसे। ये कौन सी, ये वाली ऑर्बिटल का नाम क्या दोगे, नीचे वाली को, हाँ, इसको नाम क्या दोगे, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जिन्होंने LCO नहीं पढ़ा है, आप NCERT से पढ़ लीजिए, सबसे अच्छा इसी बुक ने लिखा है और किसी ने नहीं लिखा है। NCERT में शायद 122 नंबर पेज पे है मेरे ख्याल से, 122 या 121 नंबर पेज पे, ये कर लेना, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है ना, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है ना, ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है। जैसे आपने कहा मेरे मार्क्स ज्यादा आए, तो मतलब पहले कम थे, एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, ठीक है। अब समझना कि जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन क्या है, वो एटम है, ऑक्सीजन क्या है, वो एटम है, समझे, है ना। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, और बॉन्डिंग की कम होती है, एटम, ठीक है। अब जब नाइट्रोजन, समझना ध्यान से, जब नाइट्रोजन से नाइट्रोजन प्लस बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, एंटी बॉन्डिंग से, बॉन्डिंग से निकालोगे। ये बॉन्डिंग से निकलेगा, सिग्मा 2pz ये वाला है, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहीं से निकलेगा। और बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक से नीचे है, देखो ध्यान से, बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक से नीचे है। तो N2 में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो लोअर एनर्जी स्टेट से निकलेगा, और N में क्या होगा, हायर से निकलेगा। तो इसलिए क्या होती है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो N2 की ज्यादा आती है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N एटम से। समझ में आया तो बोलो हाँ। N2 की ज्यादा होगी यार, N2 की ज्यादा होगी भाई, किसने लिखा, N2 की ज्यादा होगी। N2 में लो एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। N2 की ज्यादा इसलिए क्योंकि बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यार, यहां से निकाल रहे हो एनर्जी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, और नाइट्रोजन में यहां से निकालोगे, समझे। sp N2 में क्या होगा, है ना, N2 में ऊपर वाले एनर्जी लेवल से निकालोगे, सॉरी नीचे वाले से निकालोगे, N एटम में ऊपर से आएगा, एटॉमिक से आएगा, ठीक है। और वही बात अगर हम इसमें करें, ऑक्सीजन में करें, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, ये आपका हाईएस्ट HOMO है, ये कहां से निकलेगा, ये तुमको पढ़ाया नहीं गया था, ये तो पढ़ाते हैं हम, मैं तो पढ़ाता हूँ MOT में, ये पहले ही मैं तो क्लास में ही पढ़ा देता हूँ, ये वाला आयनिक एनर्जी वाला मैं तो क्लास में पढ़ा देता हूँ। एंटी बॉन्डिंग, है ना, पढ़ाया था, ठीक है, गुड। तो हाईएस्ट यहाँ से, यहाँ आप एंटी बॉन्डिंग से निकालोगे, और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी एटॉमिक से कैसी है, ऑक्सीजन एटम यहाँ पे होगा, O एटम, और एंटी बॉन्डिंग ज्यादा एनर्जी लेवल पे है, तो क्या होगा, किसकी ज्यादा आएगी ऑक्सीजन में, है ना, क्या आएगा यहाँ पे, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, अब O एटम की ज्यादा हो जाएगी, किससे, O2 से, ठीक है, क्लियर। चलो ये वाला भी हो गया कंप्लीट, है ना, डन।
24 में कोई डाउट है? 24 में, ये 24 है, किसी को डाउट है क्या? आदित्य को डाउट तो नहीं है? आदित्य ने कह रहा है कि मैं सर को सबसे पहले बता दूं कि मेरे को डाउट नहीं है। हो गया? 24 हो गया आपका, है ना? सबका हो गया, ठीक है। चलो अब कौन सा बचा? 25, 26 से 27, 28, है ना? ये नेक्स्ट क्लास में होगा अब यार, है ना? मैं यहीं तक पहुंच पाया हूँ, अभी मैं पढ़ ही रहा था इस क्वेश्चन को, है ना? यहीं तक पहुंचा हूं, मैंने अभी नहीं देख पाया, नेक्स्ट क्लास में करूंगा इसके बाद, है ना? ठीक है। अब आप लोग जो है ना वो देख लो, मोबाइल ऐप पे अगर किसी को लेक्चर चाहिए तो आप लोग जो है ना ये केमिस्ट्री क्लासेस, ये आपका मोबाइल ऐप पे आप देख लो, मैं दे दूंगा लेक्चर, आप रिक्वेस्ट कर देना, मैं कर दूंगा। वेबसाइट का जो है ना, वेबसाइट भी इसी नाम से है मेरा। आप वो है ना, ये एक काम करता हूँ मैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाओ, तो मैं उसमें आपको एक कोड देता हूँ, वेबसाइट ले लो मेरे से, वेबसाइट पे मैंने अभी फ्री 6 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन बनाया, वो ले लो, तो वो ज़्यादा बेटर है, उसमें आपको काम हो जाएगा आपका, उसमें ज़्यादा कंटेंट है। ये केमिका DS सर केमिस्ट्री क्लासेस.com ही हो जाएगा ना। टेलीग्राम लिंक मैं दे देता हूँ आपको, अभी टेलीग्राम लिंक दे दो। अब आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट लो पहले, किसको कौन कौन सा स्क्रीनशॉट चाहिए फटाफट बताओ। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 8 और 9, पहले 8 और 9 दे देता हूँ, है ना? ये 8 का ले लो भाई, जिसको 8 का चाहिए वो 8 का ले ले। 8 का क्वेश्चन तो आपके पास होगा, सोल्यूशन का ले लो। वेबसाइट का नाम है वेबसाइट का नाम है केमिका DS सर केमिस्ट्री क्लासेस, है ना? अभी लिख दूंगा एक बार और। ये वाला वीडियो तो मैं अभी अभी मोबाइल ऐप पे उस पे डाल दूंगा, ये यूट्यूब पे डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा, तो आप अभी मिल जाएगा, जस्ट 10 मिनट के बाद ही मिल जाएगा आपको, है ना? 10 से 15 मिनट के बाद मिल जाएगा। 25 to 30 चाहिए, ओके अभी देता हूँ, कर लेना ये वाले अटेम्प्ट क्वेश्चन, है ना? करूंगा यार, नेक्स्ट क्लास में करूंगा ना, क्योंकि टाइम नहीं मिला देखने का बिल्कुल भी आज। अच्छा मतलब मुझे पता होता तो मैं देख के रखता, पढ़ ही रहा था बस। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन है, ये ले लो, सोल्यूशन देख लो, क्वेश्चन तो होगा तुम्हारे पास, ये सोल्यूशन है इसका। हाँ मैं वेबसाइट रिपीट करता हूँ, अभी मैं अभी कर देता हूँ। ये 20, ये देख लो, वेबसाइट भी लिख देता हूँ मैं, है ना? ठीक है, ये देख लो 28 वाले, है ना? ये देख लो, मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे देता हूँ, है ना? मैं टेलीग्राम लिंक पर ही आपका ये यूट्यूब का लिंक डाल दूंगा, है ना? 2 पार्ट में आएगा DPP, एक पिछला वाला पार्ट होगा 10 क्वेश्चन तक का, वो कर लेना।
आ गया, 1 मिनट रुकना, अभी देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। ये आ गया, देखो सबको मिल गया, देखो ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लो आप, है ना। इसी पे मैं ये जो है ना डाल दूंगा, है ना। ये वीडियो अभी 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 10 मिनट के बाद रिकॉर्ड होके मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है। और 2 पार्ट में कर दूंगा, वर्कशीट नंबर 3 पार्ट 1 पार्ट 2, है ना, 2 करके आपको डाल दूंगा, फिर बाद में कर देंगे, ठीक है। वेबसाइट भी वाला भी डाल दूंगा उसी में। वेबसाइट का जो वीडियो है, एक वीडियो भी अभी मैं पुट करूंगा उसमें 5-10 मिनट के बाद, आप वो वीडियो देखना, उसमें आपको कोड भी मिल जाएगा, वो कोड भी यूज कर लेना। 100% वाले तो शायद लगभग खत्म ही है, देख लेना जितने बच्चे हो ले लेना, है ना, इस तरीके से। व्हाट इज द मैक्सिमम बफर एक्शन बताता हूँ यार, है ना, ठीक है। सॉलिड स्टेट मिल जाएगा रिचा, उसी में मिल जाएगा, आप देख लेना, है ना, वेबसाइट में देख लेना, नहीं तो फिर आप केमिका ऐप पे लेना, मैं सॉलिड स्टेट दे दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है, एंड करें आज। हम्म, 9th का स्क्रीनशॉट चाहिए, अरे यार अब तो हट गया। मोटिवेशन मोटिवेशन के लिए अलग से क्लास लगा लेंगे, ठीक है। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन, बिल्कुल सही है। मोटिवेशन की क्लास अलग से लगा लेंगे ना, अलग से क्लास लगा लेंगे। करते हैं मोटिवेशन का भी आपका कर देंगे, है ना। मैं अभी आप लोग अभी आप ग्रुप में आए हैं ना, अभी मैं 5 मिनट दो मुझे, जस्ट मैं लीव करूंगा, उसके बाद कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद सारा काम कर दूंगा आपका, अभी करता हूँ, है ना। 25-26 का स्क्रीनशॉट, 1 मिनट रुको, आईपैड दोबारा कनेक्ट करता हूँ। ये वाला ले लो स्क्रीनशॉट, यही था ना, यही चाहिए था, कौन सा चाहिए। फोर्थ का ऑप्शन है, मैं बता दूंगा, सौम्य दत्ता, है ना, मैक्सिमम बफर का 30 नंबर क्वेश्चन, यही सोल्यूशन बना हुआ है इसमें पूरा, देखो लो, ये वाला पूरा बना है, देख लो आप, इसी को ले लो स्क्रीनशॉट। मैं कर दूंगा डिस्कस यार, आप चिंता मत करो। सीएफटी और आइसोमर किस कोर्स में है, उसमें आइसोमेरिज्म में मिलेगा, इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सेक्शन में मिलेगा, है ना, ठीक है। ये यही सोल्यूशन बना हुआ है इसका, बस यही बना हुआ है ना, आदित्य 25 का। करते हैं नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसका मैं एक लिंक भी दे दूंगा तुम लोगों को, इसका मेरे पास वो भी है, 9th नंबर।
टेलीग्राम ग्रुप का अभी तो दिया यार तुमको वो लिंक, है ना। ऑर्गेनिक के लेक्चर भी है साइट पर, बिल्कुल ऑर्गेनिक का भी लेक्चर है साइट पर, वेबसाइट पर ऑर्गेनिक का लेक्चर भी है, पूरा नहीं है मतलब, लेकिन है काफी, रिएक्शन मैकेनिज्म तक तो है। व्हाट इज द कोड, कोड मैंने बताया तो है ना, रेजो डीएस सर 100, रेजो डीएस सर 100, 9th नंबर देख लो। ये 9th नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी एस ब्लॉक का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया यार, है ना। कोड से डिस्काउंट मिल जाएगा आदित्य,